स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। भाग 1 के पश्चात आज हम बात करेंगे भाषा भाग 2 पर, और यह भाषा के रूप पर बात होगी हमारी। तो भाषा के रूप में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और भाषा के कितने रूप हैं, कितने प्रकार की चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। देखिए, भाषा के रूप में विभिन्न प्रयोजनों के आधार पर मात्र 2 रूपों की व्याख्या हमें मिलती है। भाषा के 2 रूप है, ठीक है, स्पष्ट तरीके से। और भाषा के रूप क्या है? अगर भाषा के सामान्य रूप की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक मौखिक भाषा होती है, एक लिखित भाषा होती है, एक सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या अंतर है, इसकी पूरी जानकारी अभी आपको मिलेगी। तो पहले ही इस विभाजन को आप नोट कर लीजिए। मौखिक भाषा में जब आप भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं या भाषा को बारीकी से जान रहे हैं, उसके पूरे विकास क्रम को, उसकी पूरी यात्रा को, तो आपको यह जानना आवश्यक है कि प्रारंभिक तौर पर तो हमें बताया जाता है कि मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है जो कि मौखिक से अधिक प्रमाणिक हो जाती है, फिर सांकेतिक भाषा है जिसका आम जीवन चर्या में भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बाद भी भाषा के और उपखंड हमें प्राप्त हो रहे होते हैं। तो मौखिक भाषा के अंतर्गत ही बोली आती है, विभाषा आती है और संपर्क भाषा आती है। यानी कि कोई भी भाषा कब वो बोली का रूप धारण करती है, कब वो संपर्क भाषा बनती है और कब विभाषा बनती है, इसकी भी जानकारी। और ये तीनों रूप मौखिक भाषा के अंतर्गत ही हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं लिखित और सांकेतिक की। भाषा का जो दूसरा रूप है वो विशिष्ट रूप है, यानी सामान्य से थोड़ा अलग हटकर, और वह है परिनिष्ठित, साहित्यिक, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। अब आपको ये चीज़ समझने में अधिक दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जब एक भाषा विकसित होती है, प्रौढ़ होती है, यानी मैच्योर होती है, उसमें व्याकरणिक अशुद्धियाँ कम होती चली जाती हैं और वो व्याकरण के दृष्टिकोण से काफ़ी खरी कसौटी पर कसी जाने लगती है, तब उसका जो रूप है वो और मजबूत होकर लोगों के सामने आता है। लोग मंच पे प्रयोग करने लगते हैं, न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, या मंचों पे जिस तरह, अब मंच किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, तो ये सब जो है परिनिष्ठित भाषा के अंतर्गत आती है कि भाषा और अधिक प्रौढ़ हो चुकी है। तो इन सब की बारीक जानकारी आपको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से प्राप्त होगी। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप एक दीर्घ प्रश्न के उत्तर की तैयारी करें तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाषा के साथ यदि परिभाषा आ रहा है सवाल, परिभाषा के साथ या तो विशेषता पूछे या तो भाषा के विभिन्न रूपों का बखान करने के लिए कहा जाए, तो ये इतने पॉइंट पूरी तरह से हर बिंदु से, हर दृष्टिकोण को समाहित किए हुए हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है। अंततः आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और एग्जाम की तैयारी ऐसी करनी है कि आप अंतिम छोर तक पहुंच सके, कि उसके बाद तो अब कुछ विषय में होता ही नहीं है, कुछ टॉपिक में होता ही नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भाषा के सामान्य रूप की यदि बात करें तो परिभाषा, पहले मौखिक भाषा की जान लीजिए। तो मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें मनुष्य अपने मन के भावों, विचारों को मुख के द्वारा बोलकर व्यक्त करता है, और जो कुछ भी बात मुख के द्वारा बोला जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एकदम एक पंक्ति की सामान्य परिभाषा है कि मौखिक भाषा कहते किसे हैं। अब आप देखिए, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल जी का यह स्टेटमेंट है, वो परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, ध्वन्यात्मक शब्द बना है ध्वनि से, ठीक है, ध्वनि से बना है, ध्वनि से ध्वन्यात्मक, जब ध्वनि गुंजित होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं ध्वन्यात्मक। मौखिक का भी यही असर है, हम सुनते हैं फिर बोलते हैं, तो जो ध्वनि गूंज रही होती है, हमारे कानों तक आ रही होती है, तो जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का हम प्रयोग करते हैं उसे उसकी मौखिक भाषा कहते हैं। यानी सिंपल एक साधारण सी परिभाषा दे रहे हैं कि मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जब वो ध्वनि उत्पन्न करता है और ध्वनि उत्पन्न करने के साधनों का प्रयोग करता है, यानी कंठ, जिह्वा, मुख के तमाम अंग, मुख के भीतर के वो सब साधन है ध्वनि उत्पन्न करने के, तो उसके जरिए एक मौखिक भाषा का निर्माण होता है। और यह ध्वनि संकेत जो है समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, हर प्रकार की ध्वनि
भाषा का माध्यम नहीं बनती है। मौखिक भाषा के तहत उस ध्वनि के परंपरा को या उस ध्वनि चिन्हों को एक तरह से सामाजिक सहमति प्राप्त होती है। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर ये ध्वनि के चिन्ह हैं तो इन्हें पूरी तरह से सामाजिक मान्यता जो है वो प्राप्त हो, तो ये ध्वनि संकेत समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। लिखित ध्वनियों का जन्म मौखिक भाषा के पश्चात ही होता है, यानी कि जब हम कुछ लिखकर बोलते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले सुनते हैं, हमारे कान सुनते हैं, मस्तिष्क बाद में समझता है, फिर उस ध्वनि को हम लोग सांकेतिक करने का प्रयास करते हैं। तो प्रारंभ में मनुष्य मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सबसे पहले ध्वनियों का ही अनुकरण करता है, सीखता है, तब बोलता है। तो यह रही परिभाषा। आगे बात करते हैं, तो इसका महत्व क्या है मौखिक भाषा का। तो मौखिक भाषा में केवल दूसरों का अनुकरण ही करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, अनुकरण। अभी अभी मैंने कहा कि एक बालक जो है वह सुनकर सीखता है। छोटे बच्चों के समक्ष बड़े से बड़े भाषा के विद्वान भी ना उसकी तोतली जबान में बात करते हैं। बच्चा खेल रहा है या बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो उसकी जबान में आकर बात करते हैं, यानी वो ध्वनियों को सुनेगा, सीखेगा, फिर धीरे धीरे उसकी भाषा सुनते सुनते प्रौढ़ होती जाती है। तो सबसे पहले मौखिक भाषा में एक महत्व क्या है कि आप आसानी से उसको फॉलो कर सकते हैं, और पहले बालक मौखिक भाषा में ही सीखता है और उसी का अभिव्यक्ति करना स्वाभाविक भी है और सरल भी है। तीसरा नंबर का बिंदु देखिए, तो व्यक्तियों के संबंधों को मौखिक भाषा द्वारा अधिकाधिक सुदृढ़ बनाया जाता है। अब इस बिंदु का महत्व ऐसे बताती हूं, आज के जिस तरह से सोशल मीडिया के जितने एप्लीकेशन आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक उदाहरण लेते हैं व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप में अगर आप चैट कर रहे हैं और कुछ बात सिंपल आपने लिख दी, लेकिन सामने वाले का मनोभाव बहुत निर्भर करता है इस बात को कि वो उस बात को कैसे लेगा जो आपने भेजा है। अगर उसके मनस्थिति में थोड़ी तनाव की आशंका है, थोड़ी वो मनस्थिति से ठीक नहीं है, परेशान है या क्रोध में है, क्रोधी स्वभाव के भीतर है, तो ऐसे में वो सामान्य वाक्य को भी असामान्य तरीके से ले सकता है। जब हम बोलकर सामने फेस टू फेस बात करते हैं तो हमारे वाक्य में हमारी जो ध्वनि की शक्ति है, हमारा टोन, हमारे बोलने की शैली, लय, ताल, गति सब कुछ मायने रखती है। तो वहाँ पर ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं किस भाव से भेज रही हूँ, फिर उसके लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं मैंने इस भाव से कहा था। तो चैट में या पत्र में भी आप लिखते हैं तो वहाँ पर भावनाएं थोड़ी रुकती हैं। बजाय इसके जब आप मौखिक तौर पर सामने बात कर रहे हैं तो टोन भी बहुत हद तक अर्थ को अनर्थ में बदलने का सामर्थ्य रखता है। टोन ही है हमारे गले का जो सामान्य वाक्य को भी व्यंग में बदल सकता है या उसकी सामान्य अर्थ की अनुभूति भी करा सकता है। इसीलिए जब व्यक्ति के संबंधों का निर्धारण हो तो आमने सामने बैठकर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं फोन पे या पत्राचार के माध्यम से किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग ये अभी भी संभावना बना के रखे हैं कि नहीं आमने सामने बैठ के बात करते हैं। क्यों? मौखिक तौर पर जो ध्वनियां निकलती हैं, जो आपके गले से टोन निकलता है, वो बहुत हद तक अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम हो पाता है, तो अधिकाधिक सुदृढ़ बनाता है व्यक्तियों के संबंध को। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करता है और दूसरे के दुख में दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता है। इस प्रकार मौखिक भाषा के द्वारा एक दूसरे के समक्ष अपने विचारों को प्रकट करके सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाया जा सकता है। यानी मौखिक भाषा जो है वो सामाजिक संबंधों को भी दृढ़ता प्रदान करती है। एक सामान्य बिंदु, व्यवहारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए मौखिक भाषा अनिवार्य है। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो समूह में बात करना पसंद नहीं करते हैं, वो एकल और एकांत में रहना पसंद करते हैं।
भीड़ भाड़ वाली चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन फिर भी जब आप किसी समूह में हैं, सामाजिक मंचों पर हैं, वहाँ पर आपकी भाषा जो है और मौखिक भाषा आपके व्यवहारिकता को महत्व प्रदान करती है, उसको उजागर करती है लोगों के सामने। तो व्यवहारिक जीवन में बहुत मायने रखता है आप किस तरीके से बोल रहे हैं 10 लोगों के बीच में। इसीलिए पुराने ज़माने में भी अभी भी बच्चों की भाषा पर इसलिए काम किया जाता है क्योंकि ये समझ अब बननी चाहिए आज की पीढ़ी में, या फिर सभी लोगों की जो जिस काल में, जिस कालखंड में जी रहे हैं, उनको व्यवहारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करना है, ये बहुत जानना आवश्यक है। इसलिए इस विषय की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। मौखिक भाषा कक्षा में सजीवता तथा रुचि उत्पन्न करती है। यानी आप देखिए, बालकों की कक्षा में या फिर आप किसी भी कक्षा में यदि बैठे हैं तो विद्यार्थी होने के नाते भी जो मौखिक भाषा है वो बहुत मायने रखती है। केवल अगर आपको प्रिंट नोट्स दे दिया जाए तो आप निश्चित तौर पे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक बिंदु के माध्यम से भी जितनी बातें आप सुन पा रहे हैं और हम टोन को समझ रहे हैं, उस आधार पे आप विषय को समझने में बहुत अधिक सफल हो पाएंगे आसानी से। 7वां बिंदु देखिए, भाषा कला में निपुण होने से पूर्व वार्तालाप में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है। यानी आप भाषा कला में निपुण होइए, उसके पहले आपको क्या जरूरी है, आप बातचीत, वार्तालाप अर्थात बातचीत में आप दक्षता प्राप्त कर ले। दक्षता प्राप्त करने का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत और बहुत अच्छे ढंग से करना। तो जब आप ये सक्षम हो जाते हैं कि आप नींद में भी या बेहोशी की स्थिति में भी बहुत अच्छे तरीके से बात कर ले रहे हैं, तो वो यानी आप इस काम को लेकर दक्ष हो चुके हैं। ठीक है। अब 8वां बिंदु देखिए, कोई भी व्यक्ति मधुर, स्पष्ट तथा प्रभावशाली शब्दों के द्वारा अपने व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर डाल सकता है। यानी जैसी आपकी भाषा होगी उस हिसाब से सामने वाले पर आपका प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को ये झिझक होती है कि वो अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते हैं, ना घर वालों के सामने ना अपने शिक्षकों के सामने। तो उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि भाषा कौशल जो है वो थोड़ी कमजोर होती है। तो आप एक व्यक्ति के तौर पर जब समाज में जी रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे में हर जगह के हिसाब से आपके भीतर वो वार्तालाप का कौशल उत्पन्न होना चाहिए। आपको मधुर, स्पष्ट और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए ताकि आप अपनी बात, अपनी भावनाओं को अच्छे से रख सकें। और मुझे लगता है अभी सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ इतनी रीलें और इतने तमाम तरीके के मनोरंजन के साधन हैं, उस बीच में मौखिक तौर पे भाषा को प्रस्तुत करना या अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने में व्यवहारिकता में थोड़ी कमी आती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, चैट के जरिए कह देते हैं, व्हाट्सएप के जरिए कह देते हैं, बहुत तरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें जो है मौखिक भाषा अवरुद्ध होती है। 9वें बिंदु की बात करें तो बातचीत के द्वारा सीखी हुई भाषा अधिक देर तक मस्तिष्क पर रहती है। मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं अभी पिछले ही उदाहरण को, कि जो मंच के सामने निरंतर हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूं एक सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर जो लोग कैमरा को फेस करते हैं, तो बिना सामने 10-20 लोगों के देखे हुए या भीड़ में भी वो जिस तरह से नियंत्रित हो पाते हैं, केंद्रित हो पाते हैं, यह उनकी भाषा कौशल पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि वो भटकते नहीं हैं। वरना 10 लोगों के बीच में मंच पे कुछ कहना हो तो एक झिझक उत्पन्न होने लगती है, ये मानव का स्वभाव है। तो भाषा कौशल जो है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब आप सुन रहे होते हैं तो भाषा अधिक देर तक मस्तिष्क में टिकती है। यानी कि आपको सुनने के लिए भी और बोलने के लिए भी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे। केवल यंत्र के माध्यम से, जैसे आजकल
हेलो कहने का मतलब भी HWL इस तरह से कुछ शॉर्टकट तरीके से बातचीत होती है। तो जब आप मंच के पीछे से होकर केवल तकनीक की सहायता से आप संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे, गुड मॉर्निंग कहना है तो GM टाइप होता है, तो ये सब कुछ आपकी अपनी भाषा के कौशल को कमजोर कर रहा होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। और जब आप बातचीत करते हैं खुलकर, फोन पे करें, कैसे भी करें, सामने सामने बैठ के करें, तो जो बात जिस तरीके से आप सुनते हैं, एक तो वो लहजा आपके दिमाग में बैठता है, और दूसरी बात कि कही हुई बात कि उसने मुझे कहा था। व्यक्तियों को यदि क्रोध में या कुछ बदले की भावना में भी बात बुरी लग जाती है तो वो 10 साल तक याद रखता है कि उसने मुझे ऐसा कहा था। साफ साफ क्यों? बोली गई भाषा या मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है वो बहुत लंबे समय तक दिमाग में बैठी रहती है। इसीलिए यहाँ पर यह पॉइंट लिखा गया है कि बातचीत के द्वारा सीखी हुई भाषा अधिक देर तक मस्तिष्क में रहती है तथा बोले गए वाक्यों को हम जल्दी भूलते नहीं हैं। दो महिलाओं के बीच में अगर बातचीत हो रही हो तो आप देखिएगा कि 10-12 साल पुराने कहे गए कथन को लेकर भी वो वर्तमान में अपनी भड़ास निकाल रही होती है। ये बस एक जोक सपाट बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि मनुष्य जो है कही गई बात को बहुत लंबे समय तक याद रख पाता है, उसे भूलता नहीं है शीघ्रता से। तो ये 9 बिंदुओं में महत्व है। आगे बात करते हैं उद्देश्य पर कि उद्देश्य क्या है मौखिक भाषा का। तो सबसे पहला बिंदु, बालकों में कुशल अभिव्यक्ति का विकास करना। और बच्चे को जिस तरह से सिखाया जाता है आज भी आवश्यक है कि हम उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वहां से अपनी भाषा को प्रौढ़ करना सीखें, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं तो वो बालपन की भाषा हमारे युवा अवस्था में काम नहीं आती है। हाँ, बालकों से बात करने के लिए वो लहजा आपके भीतर से स्वतः उत्पन्न होता है, लेकिन जब आप अपने से प्रौढ़तर या उच्चतम स्तर के अधिकारी या किसी भी व्यक्ति से ऐसे बात करें तो वहां पर भाषा की दिक्कत होने लगती है। इसलिए अभिव्यक्ति का विकास करना ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और उद्देश्य भी है। सरल एवं स्पष्ट शब्दों में वार्तालाप की सरल एवं स्पष्ट भाषा में वार्तालाप की आदत डालना, अर्थात जब आप कभी बातचीत करें तो वो सरल हो और स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये दुविधा होती है कि जो बात वो कह रहे होते हैं सामने वाले को स्पष्ट नहीं हो पा रहा होता है, तो इसमें यही तकनीकी दिक्कत होती है। फिर मौखिक भाषा का उद्देश्य है कि स्वाभाविक रूप से बोलने की क्षमता विकसित करना, यानी जो आप बोले स्वाभाविक रूप से बोलें। जैसे मान लीजिए कोई 7 क्लास का बच्चा अगर वो मंच पे पहली बार भाषण देने जा रहा होता है तो उसमें उसे क्या करना होता है, वो चीज़ों को याद करता है। मान लीजिए अभी युवा दिवस बीता है, युवा दिवस के ऊपर वो अपनी बात रखने गया तो बहुत कुछ वो रट के गया, तो उसके वाचन कौशल में सहजता नहीं आ सकेगी। यानी कि आपको अभ्यास से क्या करना है, स्वाभाविक रूप से बोलने की क्षमता विकसित करनी है। आगे यदि ध्यान दें तो छात्रों में भाषा अध्ययन की योग्यता उत्पन्न करना ये उद्देश्य है, क्योंकि जब आप भाषा का अध्ययन करने में सक्षम होंगे तो बहुत सारी चीजें आप सेल्फ स्टडी जिसे स्वाध्ययन कहते हैं उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में आप सक्षम हो सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी, अतिरिक्त विषय में यदि आपकी रुचि है और आपको भाषा के अध्ययन करने का अभ्यास है तो आप सीख पाएंगे। तो एक भाषा अध्ययन की योग्यता भी उत्पन्न करना आवश्यक है। धारा प्रवाह बोलने का अभ्यास छात्रों को, और यहाँ तो केवल अभ्यास के लिए चूंकि आपको उत्तर लिखना है, छात्रों कहा जा रहा है, पंक्तियों में प्रयोग किया जा रहा है इस पद का, लेकिन फिर मैं दोहराती हूँ हर उम्र के वक्ताओं को ये आवश्यक है कि धारा प्रवाह बोलने की कला कौशल जो है उनके भीतर उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि जब आप धारा प्रवाह बोलते हैं उसके पीछे चिंतन की एक प्रक्रिया चल रही होती है। तो जब आप जितना अधिक बोलेंगे आप महसूस करेंगे स्वयं को बोलते हुए, तो वो सारी छोटी छोटी कमियों पर काम कर सकेंगे और दूर कर सकेंगे। छठा बिंदु देखिए, शब्दों को समझकर उचित स्थान पर प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न करना। हर शब्द की अपनी शक्ति होती है और उस शक्ति को समझकर यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो कभी भी अर्थ के अनर्थ होने की संभावना नहीं रहेगी। आप शब्दों को समझिए,
उसके शब्द की शक्ति को समझिए और फिर उचित स्थान पर आप प्रयोग कीजिए, तब निश्चित रूप से आप अपने अर्थ को प्रकट करने में सफल हो पाएंगे। दैनिक जीवन में जो देखते, सुनते और पढ़ते हैं उसे शुद्ध एवं तर्कपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। अर्थात आप दैनिक जीवन में अगर किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं, आप मुझे ही क्यों ना सुन रहे हो, तो जहां पर जिस तरीके से मैं बल देती हूँ वाक्यों पे, शब्दों पे, कहाँ अल्प विराम लेकर ठहरती हूँ, कहाँ पूर्ण विराम हो जाता है, इन सारी चीजों पे आप कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से सुन रहे होते हैं। आप इसके पहले भी मुझे सुन चुके हैं, लेकिन अगर आप उस वक्त यह ध्यान नहीं दिए तो अब दे सकते हैं। ठहराव, बोलने का लहजा, ये सब कुछ मायने रखता है। तो जब तक आप किसी को बोलते हुए सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि बोलने में केवल आवाज की कला ही नहीं, चेहरे की भाव भंगिमा, हमारे जो शारीरिक आंगिक हाव भाव है, यह भी बहुत अधिक निर्भर करता है अर्थ को स्पष्ट करने में। ठीक है, तो इसीलिए देखते, सुनते और पढ़ते हैं उसे आप अभ्यास कीजिए। जो भी आप दिनचर्या में आप पढ़ रहे हैं, किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो इन सब का शुद्ध और तर्कपूर्ण ढंग से, क्योंकि जब आप सामान्य लोक जीवन में जब आप रहते हैं, एक पान की दुकान पर जो वार्तालाप होती है, वहां की वार्तालाप में आपको व्याकरणिक अशुद्धियां बहुत मिलेंगी। अब ऐसा ना हो कि आप वहीं से सीख लें और वही प्रयोग करने लग जाएं। हाँ, वहां की भाषा और वहां की बातचीत, पान की दुकान पर 2-3 लोग खड़े होकर जिस अपने निराले अंदाज में और देशज अंदाज में बातचीत कर रहे होते हैं, मसलन राजनीति को लेकर ही, उस शैली का ज्ञान होना भी आवश्यक है, ताकि यदि आप कुछ व्यंग्यात्मक रचना लिखें या कुछ व्यंग्य पढ़ रहे हैं तो, या किसी कहानी में, तो उस शैली का प्रयोग हूबहू होता है, क्योंकि वो लोक है। और लोक में जो चीजें होती हैं, जैसे होती है, उसमें सुधार करके कुछ ग्रहण नहीं किया जाता है। वो एज इट इज, वो ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं कहानी में, उपन्यासों में, विभिन्न विधाओं में। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि आप वहां की भाषा यदि सुन रहे हैं तो आपको किस तरह से नहीं बोलना है यह ज्ञात हो जाएगा। तो हर जगह की भाषा महत्वपूर्ण होती है। कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, ये सारी चीजें पक्ष में और विपक्ष में, यानी सकारात्मक रूप में और नकारात्मक रूप में, ये दोनों जानकारी होना आवश्यक है। 8वां बिंदु देखिए, समाज के विभिन्न सदस्यों से शिष्टता पूर्वक बात करना सिखाना। एक उद्देश्य है मौखिक रूप से बातचीत का कि आप शिष्टता पूर्वक कितनी बातचीत कर पा रहे हैं, सक्षम हैं। आज की पीढ़ी में एक बहुत बड़ी मौखिक भाषा में ये दिक्कत है, ये एक ऐब है कि गालियों का प्रयोग बहुत अधिक होता है और इस तरह से भाषा का प्रयोग करना कूल समझा जाता है। लेकिन शिष्टता पूर्वक बातचीत में, जैसे अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे रील्स और वीडियोस ऐसे मिलते हैं जिसमें इसी तरह से कंटेंट परोसे जा रहे होते हैं, लेकिन यह आपके संस्कार और संस्कृति से बिल्कुल भिन्न एक भाषा है जो कि शिष्टता के दायरे में नहीं आती है। तो आपके मुख से अगर ये अभ्यास है तो सहजता पूर्वक ऐसी जगह ना निकल जाए जहां आपके पूरे व्यक्तित्व पर ही एक तरह से लक्षण जैसा या एक माइनस पॉइंट जैसा एक धब्बा लग जाए। तो ये बातचीत करने में ध्यान रखना है कि आप कब, कहाँ, कैसे, किसके सामने किस तरह के शब्द और वाक्य विन्यास का प्रयोग कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, मौखिक भाषा के 3 रूप स्पष्ट हैं। यहाँ तक बातचीत हुई कि हमारे लिए उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है मौखिक भाषा का। अब मैं मौखिक भाषा के 3 रूप को यहाँ पर स्पष्ट कर रही हूँ। पहला रूप है बोली। अब आप कहेंगे कि मौखिक भाषा में जो कुछ बोलते हैं वह तो बोली है। बोली है, लेकिन प्रयोग करने के आधार पर भी अपना एक अलग अलग स्थान निर्धारित होता चला जाता है। इन पंक्तियों से देखिए, किसी सीमित क्षेत्र की उस उपभाषा को, अब आप ध्यान दीजिएगा, उपभाषा यानी भाषा के नीचे जो भाषा आती है, उपभाषा यानी टाइटल, सब टाइटल, इस तरीके से। तो किसी सीमित क्षेत्र की उस उपभाषा को बोली कहते हैं जो उस क्षेत्र की निवासियों की स्वभावतः घरेलू बोलचाल की भाषा होती है। निवासियों की, ठीक है, संबंध बतला रहा है। तो यहाँ पर
दीर्घ ई की मात्रा होगी। तो जो उस क्षेत्र के निवासियों की स्वभावतः यानी सहज रूप से घरेलू बोलचाल की जो भाषा होती है ना, वह बोली कही जाती है। यानी किसी भी समाज में, किसी भी समुदाय में उनकी घरेलू बातचीत का जो माध्यम है वह माध्यम बोली कहलाएगी। ठीक है, वो मौखिक भाषा है। जैसे हम घर में मगही बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं या फिर भोजपुरी बोलते हैं, या आपस में जो हमारी पैतृक भाषा होती है वह बोली हुई। ठीक है, अब वासुदेव नंदन प्रसाद का स्टेटमेंट देखिए, वो परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। एकदम स्पष्ट तरीके से कि बिना किसी औपचारिक बुद्धि लगाए या औपचारिक पहल किए बगैर बेझिझक तरीके से जिस भाषा में, जिस बोली में आप अपनी बात रखते हैं, जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं, वो माध्यम बोली हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, प्रायः किसी एक भाषा की कितनी ही बोलियां होती हैं, यानी एक भाषा के भीतर बहुत सारी बोलियां हो जाती हैं। मसलन हिंदी के भीतर बहुत सारी बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेली, ये सब प्रमुख जो भाषा है ना हिंदी, उसी के उपभाषाएं हैं यानी बोलियां हैं। तो यह बोली भी रही है। अब जैसे बात कर लेते हैं हिंदी की, तो हिंदी संपर्क भाषा भी है, बोली भी है, वह साहित्यिक भाषा के रूप में भी है। तो इस तरह से आप अंतर समझ पाएंगे कि बोली का अलग रूप होता है। जैसे मगही अभी तक एक बोली है, वह साहित्यिक भाषा का रूप अभी धरेगी भविष्य में, अभी तक उसने साहित्यिक भाषा का रूप नहीं ग्रहण किया है। ठीक उसी तरह से आप देखिए, इसलिए बोली को किसी भाषा की इकाई कह सकते हैं, यानी इकाई एक छोटा सा पॉइंट है भाषा में। अब जैसे देखिए, भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा, अवधी, ये सब प्रारंभिक रूप में बोलियां रही थी, आज भी बोली जाती हैं, ये अलग बात है। और उदाहरण में आप अभी देखेंगे कि ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी ये साहित्यिक भाषा का रूप भी धर चुकी है। जब एक बोली धीरे धीरे विकसित होते हुए मंचों तक पहुंचती है, मंचों से फिर विकसित होते हुए, प्रौढ़ होते हुए जब वो उसमें रचनाएं होने लगती हैं, किताबें रची जाने लगती हैं, तब वो धीरे धीरे साहित्य का रूप धरने लगती है और फिर साहित्यिक भाषा कहलाती है। ठीक है, तो ये चूंकि हमारे आसपास के क्षेत्र की बोलियां हैं, आपको उदाहरण से समझ में आ रहा होगा कि अब मौखिक भाषा का जो पहला रूप है बोली, उसे किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अब बात करते हैं विभाषा की। विभाषा क्या है? तो देखिए, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, यानी बोली से एक लेवल, एक स्तर ऊपर जाकर जिस भाषा का निर्माण हो रहा होता है वह विभाषा है। जब कोई बोली धार्मिक श्रेष्ठता अथवा भौगोलिक विस्तार के कारण, या तो भौगोलिक विस्तार हो या तो धार्मिक श्रेष्ठता हो, इन दो रीजन से, ठीक है, इन दो कारणों से किसी प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित हो जाती है तो वह विभाषा कहलाती है। ठीक है, एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं। ठीक है, यानी एक विभाषा में आपको 2-4 बोलियों का समावेश मिल जाएगा। अब जैसे देखिए, उदाहरण में भारत में प्रचलित ब्रज, अवधी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि ये सभी विभाषाएं हैं। ठीक है, यानी बोली से एक स्तर ऊपर जा चुकी है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ब्रज यहाँ पर भी है, ब्रज यहाँ पर भी है और यहाँ भाषा लिखा जा रहा है, तो ब्रज बोली का वर्तमान रूप भाषा में बदल चुका है, इसीलिए। और यहाँ पर आप देखिए ब्रज लिखा हुआ है, ब्रज पहले बोली थी, ब्रज की बोली, अवध की बोली, अवधि। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये इन लोगों ने विभाषा का रूप धर लिया, बोली से एक लेवल अप चले आए, या तो भौगोलिक विस्तार के जरिए या तो धार्मिक श्रेष्ठता के जरिए। तो आपको पता होगा कि भक्ति काल में हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक पूरा कालखंड जो है भक्ति भावना को रचनाओं में उतारने के लिए ब्रज और अवधि इन दो बोलियों का प्रयोग हुआ था। यानी बोलियों में ही संतों ने और भक्तजनों ने साहित्य रचना शुरू कर दिया था, तो वही ये विभाषा में आने लगी या कथावाचन होने लगा। तो बहुत महत्व है इन बोलियों का, इन विभाषाओं का। अब बात करते हैं संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का आशय जन भाषा से है। संपर्क भाषा या जन भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र,
प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय के माध्यम का काम करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। तो मौखिक भाषा का एक अंग यह भी है कि इनमें से कोई एक बोली या कोई भी भाषा संपर्क भाषा बन जाए। अब संपर्क भाषा जिस तरीके से है, मान लीजिए कि अगर आप हिंदी बहुल क्षेत्र में हैं और वहाँ पर भी एक समुदाय जो है वो कोई और भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, दो समुदाय हैं, दोनों अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए एक खोरठा कर रहा है, मान लीजिए एक बंगाली कर रहा है, ठीक है, सामान्य रूप से कर ही रहा होता है। उस बीच में थोड़ी थोड़ी हिंदी सभी को आ रही होती है। तो हिंदी भाषी से संपर्क स्थापित करने के लिए या जो हिंदी भाषी व्यक्ति है जिसे खोरठा नहीं आता या थोड़े थोड़े वो टूटी फूटी भाषा में समझता है, तो वहाँ पर वो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करता है। इस उदाहरण को आप सभी जीते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि उस वक्त जब आप से संपर्क भाषा के रूप में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं ना, वह संपर्क भाषा हो जाती है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो खोरठा हो, चाहे बंगाली हो। जब दो विपरीत भाषाओं के जानने वालों के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए आप किसी तीसरी भाषा का प्रयोग करते हैं या जानते कि नहीं वो थोड़ी थोड़ी जान रहा है, तो इससे बातचीत आसान हो जाएगी। उस वक्त प्रयोग की गई भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। तो बिल्कुल सहज तरीके से मौखिक भाषा के 3 रूप आज प्रचलन में हैं, जिसे हम बोली कहते हैं, विभाषा कहते हैं और संपर्क भाषा कहते हैं। इससे अधिक बाहर विशेष कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं लिखित भाषा की। तो परिभाषा आप देख पा रहे हैं, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। लिखित भाषा के लिखित रूप के द्वारा मनुष्यों के विचार भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। युगों पूर्व हुए विद्वानों और महापुरुषों के विचारों को लिखित रूप में पुस्तकों में आज भी पढ़कर जाना जा सकता है, जैसे वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत आदि इसके प्रमाण हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि अभी AI आया है और अभी इन सारी चीज़ों पे बात हो रही है कि आज के हमारी ध्वनि आने वाली पीढ़ियों को सुनाई देगी या इसका विजिबल भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी। लेकिन गीता का जब ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, उस समय उन्होंने क्या बातचीत की, यह जानकारी हमें लिखित रूप में किताबों और पुस्तकों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में मूल अंतर यह है कि कही गई बातें हमें मस्तिष्क में बहुत देर तक याद तो रहती हैं, लेकिन आप बहुत अधिक चीज़ें याद नहीं रख सकते हैं। आप पूरी की पूरी 2 घंटे की बातचीत अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से नहीं रख सकते हैं, पंक्ति दर पंक्ति। कुछ बातें आपके जहन में बैठ जाएंगी, लेकिन लिखित रूप में क्या है कि आप शब्दशः सारी चीज़ें आप सुरक्षित रह सकते हैं और लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियों को भी दे सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी के लिखे हुए पत्र, उन्होंने जो अलग अलग लोकमान्य लोगों को लिखा, गणमान्य लोगों को लिखा, आपस में पत्राचार किया, या अलग अलग लेखकों के पत्राचार, निराला का पत्र सुमित्रानंदन पंत को जो मिला, महादेवी वर्मा जिन्हें पत्र लिख रही हैं, ये सारे सुरक्षित हैं। पत्राचार एक नई विधा भी बन चुकी है। तो ये लिखित रूप जो है भाषा का, ये काफी महत्वपूर्ण है चीजों को संजोए रखने में। आज हमारे पास क्या उदाहरण है, आप देखिए, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, कहानी, लेख, संस्मरण, ये सारे जितने आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ईमेल, बहुत अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद एक पैटर्न है कि आप ईमेल कर दीजिए, वो डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहता है, आधिकारिक रूप से पुष्टि हो जाती है। SMS, ब्लॉग, स्क्रिप्ट, जर्नल, निबंध इत्यादि जितने भी ये सब लिखित भाषा के रूप हैं और आधिकारिक रूप से पुष्टि के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अगर किसी बात को दावे के साथ या आधिकारिक रूप में पुष्टि चाहिए होती है तो हम कहते हैं ये आप लिख के दे दीजिए। या आपने सुना होगा लोक बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है कि देखो मेरी फलाना बात तो सच होगी, चाहे तुम लिख कर ले लो। ये वाक्य सहज रूप से बहुत लोग प्रयोग में करते हैं, ये लोक की शैली है। यानी मौखिक तौर पे भी आपको ये पता है कि लिखी गई भाषा जो है आधिकारिक रूप से सबूत के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध होती है। तो ये लिखित भाषा की परिभाषा है, इसके आपको रूप भी स्पष्ट हो गए।
अब आगे बढ़ते हैं, तो विशेषता क्या है लिखित भाषा की। अब देखिए, यह भाषा का स्थायी रूप है। ध्यान दीजिएगा, मौखिक भाषा अस्थायी है। आपको मैं बता दूं कि प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आप मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट करें, क्योंकि ये आपके टॉपिक का हिस्सा है। तो इतने विश्लेषण के पश्चात आप दोनों में अंतर स्पष्ट करने में भी सक्षम हो जाएंगे। दूसरा बिंदु देखिए, इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सारी चीजों में जो कुछ भी बातें, महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी हुई हैं, वो सब आज तक हम तक पहुंच रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अनंत काल तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। मौखिक भाषा में बहुत हद तक ये संभावना रहती है, कॉल और फोन कॉल्स को अगर आप अलग हटा दे तो ये संभावना रहती है कि आप आमने सामने हो बातचीत के लिए। लेकिन लिखित भाषा में जब आप पत्राचार कर रहे हो या जर्नल के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, लेख के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जरूरी नहीं है कि आप आमने सामने हो। आप किसी भी माध्यम का प्रयोग करें और आपकी बातचीत पूरी हो जाएगी। इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है, जो उच्चरित ध्वनियों को अभिव्यक्त करते हैं। हाँ, लिखते समय अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वर्तनी शुद्ध हो, आप उसको शुद्ध शुद्ध लिखें, क्योंकि अगर कॉमा का हेरफेर हुआ, अल्प विराम का हेरफेर हुआ, या आपने पूर्ण विराम सही जगह नहीं दिया, तो वहां अर्थ का अनर्थ निकल सकता है। तो ये सारी चीजें ध्यान देने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं सांकेतिक भाषा की। तो परिभाषा आप देखिए, जब व्यक्ति अपने विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं, यानी संकेतों के माध्यम से। अब जैसे मूक बधिर लोग इस संकेतों यानी इशारों का प्रयोग करते हैं और मुख भंगिमाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। आपने डीडी नेशनल के चैनल पे भी देखा होगा कि मूक बधिर लोगों के लिए भी समाचार का एक कार्यक्रम प्रसारित होता है, जिसमें वो सुन के वो हाव भाव से बतला रहे होते हैं, वो वहाँ संकेत भाषा। या फिर आप ट्रैफिक पुलिस, जब आप ट्रैफिक क्रॉसिंग पे करिए तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को देखिए, वो हाथ से इशारा कर रहे होते हैं या सीटी बजा रहे होते हैं। या आप लाल पीली बत्ती ये देखिए, वो सांकेतिक है। आपको पीली बत्ती नजर आई, एक संकेत मिला, एक इशारा मिला, आप समझ गए आपको क्या करना है। तो इस तरह से सड़क पर यातायात पुलिस कर्मी के हाथ के इशारे भी लोगों को रुकने के लिए या जाने के लिए कहता है। यानी कि मौखिक भाषा लिखित भाषा के रूप होने के बावजूद कभी कभी सांकेतिक भाषा इन दोनों रूपों से ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। कैसे? बच्चा कोई शैतानी कर रहा है और ऐसी जगह कर रहा है जहां पर प्रत्यक्ष रूप से डांटा न जा सके, तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को एकदम घूर के देखेंगे, बड़ी बड़ी आंखें निकाल के, या चुप रहने का इशारा करेंगे। इस तरह से बिना शब्दों का प्रयोग किए वार्तालाप पूरी हो जाती है। उत्पात मचा रहा बच्चा शांत हो जाता है या सहम जाता है, या जो कुछ वो कर रहा होता है उसमें वो विराम लगा देता है। तो बहुत हद तक चाहे किसी भी प्रकार के लोग हों, आम जीवन शैली में इसका प्रयोग करते ही हैं। सांकेतिक भाषा बहुत मायने रखती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। सांकेतिक भाषा तीसरा रूप आपने देख लिया। अब बात करते हैं भाषा के विशिष्ट रूप पर। भाषा का विशिष्ट रूप क्या है? परिनिष्ठित भाषा। ये तो जीवनचर्या का हिस्सा है। मौखिक और लिखित आप व्यवहार में लाते हैं, लेकिन परिनिष्ठित भाषा की जानकारी होना भी जरूरी है। अब देखिए, जब कोई विभाषा, अभी अभी हमने विभाषा किसे कहते हैं ये समझ चुके हैं, तो जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ, ध्यान दीजिएगा, सुव्यवस्थित व्याकरण यानी उसमें व्याकरण की अशुद्धियां एकदम नहीं रहेंगी। ठीक है, तो व्याकरण की अशुद्धियां जब ना हो तो सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार एवं साहित्य रचना में प्रयुक्त होने लगती है, तब उसे परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा कहते हैं।
और इसे टकसाली भाषा भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसके दो नाम हैं, मानक भाषा और टकसाली भाषा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब कोई भी भाषा एकदम आसानी सी परिभाषा है, जब वो व्याकरण के स्तर से काफ़ी मजबूत हो जाती है और केवल शिक्षित लोगों के बीच में प्रयुक्त की जाती है, तो वह परिनिष्ठित भाषा का रूप ले लेती है। परिनिष्ठित यानी वो काफ़ी सुंदर से संजोई गई है। अब आगे देखिए, यह एक व्यापक क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बन जाती है। बिल्कुल व्यापक क्षेत्र में अगर 10 लेखक आपस में बात कर रहे हैं या किसी सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस में 10 अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं, तो उस वक्त की भाषा यही मानक भाषा कहलाती है, यह परिनिष्ठित भाषा होती है। तो परिनिष्ठित भाषा का और विश्लेषण ये है कि इसका सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा, साहित्य रचना, पत्र व्यवहार आदि में होने लगता है। इसका एक निश्चित व्याकरण होता है, यह ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत आदि ऐसी ही परिनिष्ठित भाषाएं हैं जिसका व्याकरण निश्चित है। दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्र यानी मास में एक बार आने वाला, पाठ्य पुस्तकों आदि में ऐसी ही भाषा का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में होता है। अब देखिए, भाषा का यह भी एक रूप है जो कि लिखित का ही है रूप, लेकिन परिनिष्ठित भाषा आप कह सकते हैं लिखित भाषा का है, लेकिन इसमें क्या है कि वो तो आप बोल भी सकते हैं ना। परिनिष्ठित भाषा, जब 10 अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर मीटिंग कर रहे हैं, उस वक्त वो बोल भी रहे हैं, उस वक्त वो लिख भी रहे हैं, तो परिनिष्ठित भाषा दोनों रूपों में चल रही है। इसलिए आप संदेह मत प्रकट कीजिएगा कि इसे तो लिखित रूप में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ भाई समाचार पत्र, मासिक पत्र, पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग हो रहा है। नहीं, इसको मौखिक और लिखित में बांटने के बजाय इसको एक विशिष्ट रूप दीजिए जो हर तरह से प्रयोग में आती है। और जैसे देखिए, आंदोलनों, चुनाव प्रसार, धार्मिक सम्मेलनों, साहित्यिक गोष्ठियों, राजनीतिक सभाओं, सामाजिक अधिवेशनों में भी विविध प्रांतों और विभिन्न प्रदेशों के शिक्षित एवं शिष्ट जन इस परिनिष्ठित भाषा में विचार विनिमय करते हैं। यानी ये सभी तरीके से बोली जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, तो ये एक विशिष्ट रूप में, विशिष्ट भाषा के रूप में उभरती है, परिनिष्ठित भाषा। अब आगे देखिए, बात आती है अब साहित्यिक भाषा की। साहित्यिक भाषा जो कि सुनने में लग सकता है कि ये भी तो लिखित रूप है, क्योंकि साहित्य जिसमें रचा जाए वो साहित्यिक भाषा, लेकिन दोनों व्यवहार हो रहा होता है, इसीलिए विशिष्ट की कैटेगरी में है। अब देखिए, जो भाषा मुख्य रूप से साहित्य रचना हेतु व्यवहार में लाई जाती है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। सिंपल, बहुत साधारण। यह भाषा बोलचाल की भाषा से कुछ भिन्न होती है। जिस तरीके से मैं आपसे संवाद स्थापित करने की कोशिश करती हूँ वो साहित्यिक अंदाज होता है मेरा। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बोलने में व्याकरण की अशुद्धियाँ जरा कम हो, वो बोलने के धारा प्रवाह क्रम में वो कहीं कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन जिस भाषा में अभी आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है या जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, यह एक तरह से साहित्यिक भाषा है। परिनिष्ठित भाषा के समकक्ष होती है यह ध्यान रखिएगा कि परिनिष्ठित भाषा और साहित्यिक भाषा लगभग एक बराबर होती है। बोलचाल की भाषा में प्रायः अपरिष्कृत एवं असंस्कृत शब्दों का भी व्यवहार देखा जाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि पान की दुकान पर या चाय की दुकान पर, नुक्कड़ पर जिस तरीके से बातचीत होती है उसमें व्याकरण की अशुद्धियां बहुत अधिक होती हैं। तो यहाँ पर वो भाषा परिष्कृत नहीं है, वह संस्कृति के या नियमों के अनुसार परिमार्जित नहीं है, व्याकरण की अशुद्धियां हैं। असंस्कृत है यानी कि उसको सुंदर ढंग से सजाया नहीं गया है, सुसंस्कृत नहीं है। तो जबकि साहित्यिक भाषा पूर्ण रूप में परिमार्जित, परिष्कृत का मतलब होता है बहुत अच्छे ढंग से जिसको सजा दिया गया हो, सुंदर ढंग से संवार दिया गया हो और उसमें और अधिक कुछ करने की जरूरत ना बची रहे, उसे परिष्कृत कहते हैं। एवं सुसंस्कृत होती है, यानी साहित्यिक भाषा क्या होती है? परिमार्जित। परिमार्जित का मतलब होता है ना, मार्जन मतलब बार बार सुधार करना। जैसे अगर कोई चीज बदल गया, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में रखा हुआ मेज कुर्सी है, उसके पेंट अगर खराब हो चला है, कुर्सियों की, लकड़ी की कुर्सियां, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसका मार्जन करेंगी।
यानी उसको सुधार देंगी, उसको नए पेंट से कर दिया आपने, लकड़ी की कुर्सी है तो नए रंग से आपने रंग दिया, इस प्रक्रिया को कहते हैं परिमार्जन, यानी उस कुर्सी का परिमार्जन हो गया, यानी वह कुर्सी अपने नए रूप में आ गई, पुराने रूप में सुधार हो गया। तो पुराने रूप में सुधार होने की प्रक्रिया ही परिमार्जित या परिमार्जन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ साहित्यिक भाषा परिमार्जित, परिष्कृत और सुसंस्कृत होती है। कवि और लेखक अपनी अपनी रचनाओं में इसी भाषा का व्यवहार करते हैं। प्रायः साहित्यिक भाषा परिवर्तनशील होती है क्योंकि समयानुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अब देखिए, साहित्यिक भाषा परिवर्तनशील होगी। 12वीं शताब्दी में कवि या लेखकगण जिस भाषा का प्रयोग करते थे, आज 21वीं शताब्दी में उस भाषा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन साहित्य उस काल में भी रचा जा रहा था और इस काल में भी रचा जा रहा है। तात्पर्य परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील होने की वजह से इसमें परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, राजभाषा, यह भी एक रूप है जिसे आप अपने आंसर में लिखेंगे तो निश्चित रूप से कोई कमी शेष न रहेगी। राजभाषा का सीधा तात्पर्य राजकाज की भाषा से है। राज्य की सभी संवैधानिक कार्य, ये ध्यान दीजिएगा, विधि के अनुसार जो कार्य होता है वो संवैधानिक कहलाता है, संविधान के अंतर्गत कार्य। तो राज्य के सभी संवैधानिक कार्य राजभाषा में संपन्न होते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा यदि लिखी जाए तो किसी भी देश अथवा प्रांत की कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका की कामकाजी भाषा राजभाषा कहलाती है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है राजभाषा की, जिसमें राजकाज की भाषा हो या न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका जिसमें काम करे वो। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा क्या है? हर राष्ट्र की अपनी अपनी भाषा होती है, यानी संपूर्ण राष्ट्र की एकमात्र वह भाषा जो अमुक देश को, यानी कोई भी देश को, ठीक है, अमुक मतलब फलना जिसका नाम यहाँ पर आप रखना चाहें, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पर आप देश का नाम रख लीजिए और तब पंक्ति भी समझ सकते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र की एकमात्र वह भाषा जो अमुक देश को भाषीय स्तर पर, वैश्विक पटल पर प्रस्तुत करे, वह राष्ट्रभाषा है। यानी हर राष्ट्र अपने आप को किसी एक भाषा के माध्यम से ही वैश्विक स्तर पर रखता है। वैश्विक स्तर मतलब जहां पर अलग अलग देश के प्रमुख एक साथ एक टेबल पर बैठ के बात करें या किसी सम्मेलन में मिले, तो वहां जिस भाषा में वो अपने आप को रखेंगे वो उस देश की राष्ट्रभाषा होगी। जैसे अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री जिस भाषा में अधिकांशतः अपनी बात रखते हैं वो हिंदी को एक तरह से वहां पर प्रस्तुत करते हैं, तो देश की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। तो राष्ट्रभाषा सिर्फ राष्ट्र की एकता की ही नहीं अपितु राष्ट्रीय मान सम्मान तथा गौरव को भी प्रतिबिंबित करती है। यानी केवल वो कम्युनिकेशन स्किल की बात नहीं होती है, वह पूरे राष्ट्र के मान सम्मान भावनाओं का भी प्रतिबिंबित करती है, एक तरह से प्रतीक बन जाती है वो प्रकट करने के लिए। दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद भी, अब ध्यान दीजिएगा कैसे बोली से राष्ट्रभाषा तक की यात्रा पूरी होती है किसी बोली की। जब कोई बोली आदर्श भाषा बन गई यानी विभाषा बन गई, विभाषा के बाद वो साहित्यिक भाषा में आ जाती है, परिनिष्ठित भाषा हो जाती है, धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ी आबादी उसका प्रयोग करने लगती है, वह उस बोली से लोगों की आस्था, लोगों की और बहुत सारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो उन्नत होकर और भी महत्वपूर्ण जब बन जाती है ना, और पूरे राष्ट्र में अन्य भाषा क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक तौर पर होने लगता है, वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। अब हिंदी को लेकर थोड़ी ये दुविधा भी वर्तमान काल में है कि संपूर्ण रूप से नहीं स्वीकारी गई है, लेकिन फिर भी अगर आप तुलना करें तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो हिंदी बोल रही है। तो यहाँ पर हमें तुलना में नहीं जाना है, हमें केवल ये पहचानना है कि राष्ट्रभाषा की परिभाषा क्या है, जो कि अभी आप समझ चुके हैं। राष्ट्र की भाषा प्रतिबिंबित करे वैश्विक पटल पर, वो राष्ट्रभाषा होती है। तो यहाँ पर ये संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध हो गई भाषा के रूप की।
अगर दीर्घ प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं तो इतनी सामग्री लिखने के बाद आपका उत्तर एक निश्चित गति को प्राप्त कर लेगा और एक अच्छे रूप को धारण कर लेगा। हाँ, सवाल किसी भी तरह से आ सकता है, या तो प्रश्न में परिभाषा यानी भाषा की परिभाषा के साथ साथ भाषा के रूप रहे, या उसकी प्रकृति विशेषता जो रखना चाहे वो उस प्रश्न की मांग के अनुसार आप अपने आंसर को, अपने उत्तर को लिख सकते हैं। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।